वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का ट्रांसलेशन। मैंने अक्सर बच्चों को बोलते हुए सुना है कि सर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, हो क्या रहा है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्या है एमआरएनए, एमआरएनए के साथ किस तरीके से टीआरएनए बाइंड करता है, किस तरीके से राइबोसोम की सब यूनिट बाइंड करती हैं और कैसे प्रोटीन को एक सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का मतलब क्या है। देखिए ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्रीक ने जो सेंट्रल डॉगमा दिया था उसके अंदर बताया था कि डीएनए अगर रेप्लिकेट करता है या रेप्लिकेशन करता है तो डीएनए को फॉर्म करता है और ट्रांसक्रिप्शन नाम के एक मैकेनिज्म से आरएनए फॉर्म करता है और आरएनए ट्रांसलेशन करेगा प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से आपके प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाएगा। दिस इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसकी साइट कहाँ होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन की जो साइट है यूकैरियोट्स के अंदर वो होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि जब डीएनए से आरएनए तैयार होगा वो न्यूक्लियस के अंदर तैयार होगा और जो आरएनए है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में और वहां जाके वो करता है ट्रांसलेशन। देखिए प्रोकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वहां पे नहीं बोल रहा। दोनों के अंदर आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। प्रोकैरियोट के अंदर भी लोकेशन इसकी साइटोप्लाज्म होगी, यूकैरियोट के अंदर भी इसकी जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म होती है। तो यहां पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, कुछ समराइज कर दे रहा हूं इस पूरे प्रोसेस को। उसके बाद आपको पूरे स्टेप्स एक एक करके डायग्रामेटिकली मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। कहीं पे कोई परेशानी आती है उस केस में आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए टॉपिक है, मैंने बताया क्या, ट्रांसलेशन, और चैप्टर है हमारा 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पे मैंने बताया कि जब डीएनए आरएनए तैयार करता है तो उस प्रोसेस को मैंने कहा था क्या, उस प्रोसेस को कहा था मैंने ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, ट्रांसलेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब आगे क्या होगा, आगे की बात समझिएगा। देखिए डीएनए से जब डीएनए बनता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन तैयार नहीं कर सकता, मींस ये इस तरीके से काम नहीं होगा। तो डीएनए क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए आरएनए को एज अ इंटरमीडिएट यूज करता है। क्या करता है, एज अ इंटरमीडिएट यूज करेगा। अब होगा क्या कि जो डीएनए है, डीएनए के पास ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी होती है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस किस चीज की होगी तो समझिए, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज बन रही है, कोई भी चीज का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं हेयर्स से शुरू कर रहा हूं। हेयर्स एंड नेल्स दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नेम्ड केराटिन। तो केराटिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है। अब डीएनए केराटिन बनाना चाहता है लेकिन वो बना नहीं सकता। वो बनाने के लिए क्या करेगा, वो एक आरएनए तैयार करेगा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस होता है जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके तैयार करता है और वहां पे अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोडॉन्स की फॉर्म में भेजेगा, या आरएनए के पास वो इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में रहेगी, कोडॉन्स की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, जेनेटिक कोड की फॉर्म में रहेगी।
अब इन कोडॉन्स के हिसाब से जो राइबोसोम्स हैं वो वहां पे अमीनो एसिड्स तैयार करेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। मींस क्या होता है, जब अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं तो वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो यहां पे जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होगी तो क्या जरूरी होगा, एक जरूरी होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइबोसोम। राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। यहां पे राइबोसोम के अंदर राइबोसोम की स्मॉलर एंड लार्ज सब यूनिट होती है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही ये राइबोसोमल सब यूनिट अलग अलग हो सकती है, या हो सकती नहीं है, होती है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की तो उनके पास 70S राइबोसोम होता है, यूकैरियोट के पास 80S राइबोसोम होता है, और इन दोनों की भी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती है। अगर लार्ज सब यूनिट की बात करूं तो 50S लार्जर सब यूनिट होगी, इसकी 60S लार्जर सब यूनिट होगी, यहां पे 30S स्मॉलर सब यूनिट होगी, यहां पे 40S स्मॉलर सब यूनिट होगी। और ये राइबोसोम टीआरएनए के साथ तैयार कर होके, मींस टीआरएनए की मदद से, टीआरएनए का काम है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। टी का मतलब है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ये किसे करेगा, ट्रांसफर करेगा हमारे अमीनो एसिड्स को। और अमीनो एसिड्स को कहां पे लेके आएगा, ट्रांसलेशन की साइट पे लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, एक हल्का सा मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, पूरा प्रोसेस अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहां पे क्या होता है, ये एक सेल को समझिएगा, एक एक करके सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। यहां पे मैं एक सेल तैयार कर रहा हूं, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, ये मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी। यहां पे हमारा जो डीएनए है वो डीएनए मौजूद है। ये क्या करेगा, डीएनए अपना एक इंटरमीडिएट तैयार करता है। इंटरमीडिएट तैयार करता है क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया, जिसे हम लोग एमआरएनए भी कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो ये एमआरएनए को तैयार करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये डीएनए ने आरएनए तैयार कर दिया, इस प्रोसेस को मैंने क्या बताया, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। और रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। ये वाली जो साइट है ये व्हाट, इट इज द न्यूक्लियस साइट, और ये जो बाहर बनाया है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इसको देखिए, समझिएगा बात को। यहां पे ये न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो जो डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, और जो दूसरा प्रोसेस है जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं वो भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। लेकिन अब ये जो आरएनए तैयार हुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बिकॉज राइबोसोम्स जो मौजूद हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। अब ये जो आरएनए यहां पे तैयार हुआ था, ये ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में मौजूद है पहले से ही क्या, राइबोसोम्स। और वो राइबोसोम्स इस आरएनए को यूज करके प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। कैसे, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ऐसे बाइंड कर जाएगी, ठीक है। और टीआरएनए भी यहां पे आएगा अमीनो एसिड्स को लेके इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पे कैसे होगा ये प्रोसेस, देखिए ये एक एमआरएनए है, ये एक एमआरएनए है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट होगी, ठीक है। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट होगी, लार्जर सब यूनिट होगी, फिर यहां पे कुछ साइट होंगी। अभी मैं एक समराइज कर रहा हूं, मैंने अभी भी बोल रहा हूं ये समराइज कर रहा हूं, प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन्ड है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पे क्या होता है, ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए इस तरीके से अमीनो एसिड लेके आता है अपनी अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म से, और यहां पे एंटीकोडॉन लेके आता है। यहां पे है कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन होते हैं हमारे एमआरएनए के ऊपर, कोडॉन एंटीकोडॉन की मैचिंग होती है। देखिए ये एंटर करेगा इस साइड से, इस साइड को हम लोग जनरली ए साइट कहते हैं, अमीनो एसाइल साइट। अमीनो एसाइल साइट से ये एंटर करता है इस तरीके से, और एंटर करने के बाद
यहाँ पे ये जो कोडॉन है जो mRNA के ऊपर मौजूद थे और जो एंटी कोडॉन है जो टीआरएनए के ऊपर मौजूद है, उनकी मैचिंग की जाती है। इसे जनरली हम लोग बबल हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। उसको समझाने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा बबल हाइपोथेसिस को। अब बस यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जब कोडॉन एंटी कोडॉन मैच कर जाते हैं तो ये जो अमीनो एसिड है जो ये कैरी करके लाया था अकॉर्डिंग टू द कोडॉन, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस साइड पे, और जब ये अनचार्ज हो जाता है तो बाहर निकल जाता है। और इसी तरीके से हमारे सारे उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे कोडॉन्स लगे हुए हैं उसी हिसाब से टीआरएनए आते चले जाएंगे और अमीनो एसिड्स ऐसे इंट्रोड्यूस होते चले जाते हैं। तो ऐसे करके एक प्रोटीन की चेन सिंथेसाइज हो जाती है। लेकिन अभी भी यहां पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको एक सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ने पड़ेंगे। यहां पे इतनी आसानी से प्रोसेस खत्म नहीं होने वाला है। यहां पे 5 स्टेप्स हैं जिनमें मैं इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड कर रहा हूं, और आप उन स्टेप्स को किस तरीके से पढ़ना है, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं तो समझिएगा। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है जो हमें यहां पे पढ़ना होगा वो कौन सा स्टेप है? देखिए, यहां पे सबसे पहला स्टेप होता है जिसे कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा, इसके साथ एटीपी बाइंड कराई जाएगी, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, चार्ज किया जाएगा टीआरएनए को। तो सेकंड स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एंड द थर्ड स्टेप इज इनिशिएशन। प्रोसेस इनिशिएट होगा, राइबोसोम और एमआरएनए आपस में बाइंड करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हमारा एलोंगेशन होगा। अमीनो एसिड सिक्वेंसली उसमें बाइंड करना शुरू करते रहेंगे और एक प्रोटीन की चेन सिंथेसाइज होती चली जाएगी, एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा टर्मिनेशन, जब प्रोसेस खत्म होगा। तो ये सारे स्टेप्स हमें एक एक करके पढ़ने हैं कि किस तरीके से अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, किस तरीके से टीआरएनए चार्ज होता है, क्या होता है इनिशिएशन, क्या होता है एलोंगेशन, और क्या होता है टर्मिनेशन। तो अब एक एक स्टेप को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड को एक्टिवेट किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, इस स्टेप को हम लोग अमीनो एसाइलेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अमीनो एसाइलेशन। यहां पे बेसिकली होगा क्या कि कोई भी अमीनो एसिड है, मैं उसको अमीनो एसिड ए लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। इसके साथ हमारा एटीपी बाइंड करेगा, और एटीपी बाइंड करने के बाद ये एटीपी हाइड्रोलाइज होता है 2 बार। किस तरीके से, देखिए, अगर एटीपी एक बार हाइड्रोलाइज होता है तो उसमें हमारा कितने, एक फॉस्फेट रिलीज होता है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना, तो उसमें से एक जो ट्राइफॉस्फेट में थे, एक फॉस्फेट निकल गया तो डाई बचा। तो अगर एडीपी फिर से एक बार हाइड्रोलाइज हो जाता है तो इसमें क्या होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, ठीक है। इसमें से एक फॉस्फेट और निकल गया तो मोनो मतलब सिंगल बचा। तो यहाँ पे जब अगर डायरेक्टली एटीपी को 2 बार हाइड्रोलाइज किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, बनेगा हमारा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो ये एटीपी है ये सिमिलर इसी तरीके से 2 बार हाइड्रोलाइज होगा, ब्रेकडाउन होगा, 2 फॉस्फेट इसमें से निकलेंगे। लेकिन इसको करवाने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, देखिए, एक एंजाइम होता है जिसे मैं E1 लिख रहा हूँ, और ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट में इस काम को करता है। तो इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं क्या, इट इज नोन एज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो यहां पे क्या होगा, ये जो अमीनो एसिड है इसके साथ ये जो एएमपी मॉलिक्यूल बन के आया ये बाइंड करेगा, ये एएमपी इसके साथ बाइंड करेगा, और ये जो एंजाइम है, एंजाइम इस E1 जिसको लिखा था मैंने,
कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा एक, और उसके साथ हमारे पायरोफॉट ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स है ये भी रहेंगे। तो ये तो पहला स्टेप हुआ, इसमें अमीनो एसिड जो है एक्टिवेट हो गया। इसे हम लोग प्रोसेस को अमीनो एसाइलेशन भी कहते हैं। अब क्या किया जाएगा, ये जो अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे टीआरएनए के ऊपर, और टीआरएनए को चार्ज किया जाएगा। देखिए कैसे होगा ये प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा। देखिए जनरली क्या होता है कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए अनचार्ज होता है, मतलब टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये 2D का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, 3D स्ट्रक्चर इसका एल शेप होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम एंड हो गया, ठीक है। इस 3 प्राइम एंड के ऊपर एक सीक्वेंस होता है CCA जिसे कहा जाता है, मीन्स लास्ट के 3 जो न्यूक्लियोटाइड हैं, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन लगा होता है। इसके अंदर जो आपको जानने हैं, जो आपको समझने हैं वो है 2 जगह। पहली साइट तो ये है इस A के ऊपर, इसे कहते हैं हम लोग अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म। और यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला लूप है, हालांकि ये 2 लूप और हैं, इनका अभी आपको नाम नहीं जानना, ये वेरिएबल आर्म कहलाती है, ठीक है। ये वाला कहलाता है एंटीकोडॉन लूप, इट इज नोन एज एंटीकोडॉन लूप। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड और ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, दिस कॉम्प्लेक्स इट इज ट्रांसफर्ड टू दिस साइट। ये जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर, ठीक है। और टीआरएनए जब तक ये नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो ये हमारा अनचार्ज था। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म जब तक खाली थी तब तक ये अनचार्ज था। जहाँ पे इस अमीनो एसिड को और सारे कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे भेज दिया गया, तो ये जो हमारा आपका टीआरएनए है, ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसे अब क्या कहेंगे, चार्ज टीआरएनए कहेंगे। तो अब कैसे चार्जिंग होती है उस स्टेप को भी आप समझ लीजिए। तो मैं सेकंड स्टेप यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे कहूंगा मैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, दैट इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो समझिएगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को। नाउ आई एम स्टार्टिंग द सेकंड स्टेप, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स था, इसके साथ अब आके टीआरएनए बाइंड करेगा। तो ये अमीनो एसिड AMP और एंजाइम 1 कॉम्प्लेक्स will bind with tRNA, and after this they will form amino acid tRNA कॉम्प्लेक्स, और साथ में इसके मौजूद होंगे क्या, आपका एंजाइम 1 और ये AMP प्लस AMP, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चार्जिंग टीआरएनए की। अब क्या होगा, अब होगा तीसरा स्टेप, जिसे मैं कह रहा हूं इनिशिएशन, दैट इज नोन एज इनिशिएशन। देखिए इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा mRNA, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड DNA था, इससे mRNA तैयार किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसको कोडॉन की फॉर्म में यहाँ पे भेज दिया गया था, जैसे ये कोडॉन्स आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोडॉन्स मैंने आपको हालांकि बताए नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा। जो जेनेटिक कोड्स होते हैं बेटा, देयर आर टोटल 64 कोड्स या कोडॉन्स, उसमें से 61 टाइप के जो कोड्स हैं वो हमारे कोड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, दे विल कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। और इन्हीं में से एक है
जिसे AUG कहा जाता है, और ये जो AUG है ये आपका क्या करता है, स्टार्ट कोडॉन के तौर पे काम करता है। इट विल एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन एज वेल एज इट ऑल्सो कोड फॉर मिथियोनिन। ये मिथियोनिन के लिए कोड करता है। मिथियोनिन तो देखो यूकैरियोट के लिए, अगर प्रोकैरियोट है तो वहाँ पे वो फॉर्माइल मिथियोनिन हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप इसके साथ लग जाएगा, फॉर्माइल मिथियोनिन आ जाएगा यहाँ पे। तो फॉर्माइल मिथियोनिन के लिए ये कोड करता है प्रोकैरियोट्स के केस में। तो मैं यहाँ पे मिथियोनिन को यूकैरियोट्स में लिख दे रहा हूँ और प्रोकैरियोट्स के लिए आपका फॉर्माइल मिथियोनिन को लिख दे रहा हूँ। और इसमें से जो बचे हुए 3 कोडॉन हैं, ठीक है, ये एक्ट करते हैं स्टॉप कोडॉन के तौर पे। दे एक्ट एज स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन में हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है UAA, एक होता है UGA और एक होता है UAG। ये 3 हैं जो स्टॉप कोडॉन के तौर पे काम करेंगे। तो ये जो सारे कोडॉन्स हैं, प्रोटीन जिस हिसाब की बननी है उस हिसाब से हमारी इस चेन के अंदर इंट्रोड्यूस करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोथ हार्मोन की जीन थी, मतलब जीन मतलब DNA का सेगमेंट। जीन इज व्हाट, अ फंक्शनल सेगमेंट और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ DNA इज नोन एज जीन, ठीक है, जो पर्टिकुलरली एक किसी हमारे प्रोटीन के लिए कोड करती हो, वो जीन कहलाती है, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट सेगमेंट। तो ये एक पर्टिकुलर जीन थी, सपोज करो ये ग्रोथ हार्मोन के लिए कोड कर रही थी। तो ये क्या करेगी, सारी जो भी ग्रोथ हार्मोन के अंदर हमारे अमीनो एसिड्स होंगे, क्योंकि देखो जितने भी प्रोटीन हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, वो सब के सब क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो वो सब की इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ पे होती है, जीन्स में होती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की अपनी एक जीन है, इसी तरीके से इंसुलिन की अपनी एक जीन होती है, इसी तरीके से बाइल जूस के लिए अपनी एक जीन होगी, इसी तरीके से जो भी XYZ, इवन जो हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स मौजूद हैं, वो हेयर्स भी क्या होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। उन सब को भी कोड करने के लिए उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी जीन्स के पास है। और जीन्स कहाँ पे है, हमारे क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स कहाँ पे, हमारे न्यूक्लिक एसिड जो DNA के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्टली कोई DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA डायरेक्टली प्रोटीन को नहीं बनाता। मैंने बताया था आपको, एक इंटरमीडिएट तैयार करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सबसे स्मॉलेस्ट एक mRNA मतलब आपको समझाने के लिए बना दिया है। ये UAA, UGA और UAG, ये 3 मैंने स्टॉप कोडॉन ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 3 को तो ले लिया है मैंने स्टॉप कोडॉन, मतलब इनमें से तीनों में से एक मौजूद होगा यहाँ पे, या तो UAA हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तीनों में से एक मौजूद होगा चेन के अंदर, ये तीनों नहीं होंगे। ये तीनों के तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग आपका स्टार्ट कोडॉन। इट इज नोन एज व्हाट, स्टार्ट कोडॉन। तो ये जो स्टार्ट कोडॉन है ये क्या करेगा बेसिकली, देखिए यहाँ पे ये 5 प्राइम साइट है, यहाँ पे 3 प्राइम साइट है, ठीक है। ये जो 5 प्राइम साइट है, अगर आपने कभी ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को ढंग से पढ़ा हो तो वहाँ पे क्या होता है, 5' कैप लगा दी जाती है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक कैप लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है, क्या, राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है, वो सब यूनिट क्या करती है, यहाँ पे आके सबसे पहले इस mRNA के साथ बाइंड करने की कोशिश करती है, ठीक है। और उसको बाइंड करवाने में हेल्प करता है कौन, उसको बाइंड करने में हेल्प करता है हमारा 5 प्राइम साइट, ठीक है। अब एक चीज और है जो NCERT में दी हुई है, जिसे हम लोग UTR कहते हैं। तो आपने क्या होता है, आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे NCERT में तो एक जगह लिखा होगा कि ये और ये इधर साइट है, ठीक है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है और स्टॉप कोडॉन, इनके बाद में और इससे पहले एक रीजन होता है जिसे हम लोग UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। ये 5 प्राइम UTR हो गया, ये 3 प्राइम UTR हो गया। UTR का काम क्या होता है, देखिए ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करेंगे, ये किसी तरीके का कोडॉन कैरी करके नहीं चल रहे हैं,
पर ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को एफिशिएंटली करवाने में इनका रोल होता है। तो ये दोनों रीजन वहां पे लिखा होगा कि द 5' एंड 3' रीजन इज फ्लैंक्ड बाय अनट्रांसलेटेड UTR रीजन। तो ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है ये दोनों साइड में मौजूद होता है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अब क्या होता है, मैंने बताया राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है, अगर आपने राइबोसोम को ढंग से पढ़ा हो, सेल वाले पार्ट को ढंग से पढ़ा हो, तो देखिए प्रोकैरियोट के अंदर 2 सब यूनिट होती हैं। लार्ज सब यूनिट के तौर पे होती है 50S और स्मॉलर सब यूनिट होती है हमारी 30S, और ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, 70S वाले पार्ट को, दे विल फॉर्म 70S। एंड इसी तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, लार्जर सब यूनिट होती है 60S और स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S, और ये मिलके बनाते हैं हमारे क्या, 80S। तो यहाँ पे ये जो स्मॉलर सब यूनिट है दोनों की, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, मैंने बताया था आपको, मैं दोनों प्रोसेस को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को मैं पैरेलली लेके चलूंगा, तो मैं यहाँ पे दोनों की बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दोनों सब यूनिट है, जो स्मॉलर किसकी, प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की, ये दोनों ही शुरुआत में इनिशिएशन एक जैसा शो करेंगी। कैसे, तो अभी समझिएगा। देखिए ये सब बताना बहुत जरूरी था इसके साथ। तो अब क्या होगा आगे का प्रोसेस, देखिए यहां पे जो mRNA तैयार होके न्यूक्लियस के अंदर से ट्रांसपोर्ट किया गया बाहर, अब वो mRNA बाइंड करेगा सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, mRNA बाइंड करेगा किसके साथ, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है, विद द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या कि 30S 40S प्रोकैरियोट के लिए 30S और यूकैरियोट के लिए 40S यूनिट बाइंड करेगी किसके साथ, mRNA के साथ, ओके। और mRNA के साथ बाइंड करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट है तो 30S और mRNA कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, और अगर यूकैरियोट है तो 40S mRNA कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसको इनिशिएट करवाने के लिए हमारे कुछ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, मतलब ये इस तरीके से बाइंड नहीं करता, इसको कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो आपको नाम याद नहीं करने हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोट के अंदर कितने इनिशिएशन फैक्टर है और यूकैरियोट के अंदर कितने इनिशिएशन फैक्टर हैं। तो प्रोकैरियोट के लिए हमारे 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं और यूकैरियोट के लिए 9 इनिशिएशन फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये जो इनिशिएशन फैक्टर हैं ये क्या कराएंगे, इनिशिएट कर पाएंगे, मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है किसका, स्मॉलर सब यूनिट का mRNA के साथ, उसको बाइंड करने में मदद करेंगे। तो 3 इनिशिएशन फैक्टर किसके लिए हैं, प्रोकैरियोट्स के लिए, और यूकैरियोट्स के लिए 9 इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, इनिशिएशन इस तरीके से नहीं होगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैं इसको एक छोटे से डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये mRNA, कलर मैं दूसरा ले रहा हूं ताकि आराम से समझ में आए। देखिए ये आपका एक mRNA, इस mRNA के साथ क्या करेगा, जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है, वो बाइंड करेगी, ठीक है। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करेगी किसके साथ, आपके mRNA के साथ। और यहां पे बाइंड करने के बाद अब आएगा tRNA, जो चार्ज tRNA हमने किया था ना, सेकेंड स्टेप किया था चार्जिंग ऑफ tRNA विद द अमीनो एसिड, जिसके ऊपर अमीनो एसिड और सारा कॉम्प्लेक्स तैयार किया था, और वो यहां पे ट्रांसफर होगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफर, ठीक है, वो कुछ ट्रांसफर करने के लिए आ रहा है। नाम है tRNA मींस ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है हमारे
अमीनो एसिड्स को। तो वो टीआरएनए यहां पे आएगा, ये टीआरएनए आ गया विद अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, विद अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, वो यहां पे आएगा। अब अमीनो एसिड वो लेके तो आ गया, यहाँ पे एक चक्कर और है कोडॉन एंटी कोडॉन का। देखिए जो एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे जो मौजूद हैं उन्हें हम लोग कोडॉन कहते हैं। तो कोडॉन का जो एंटी कोडॉन है वो होता है टीआरएनए के एंटी कोडॉन लूप में। किसमें, एंटी कोडॉन लूप में। ठीक है, तो यहां पे क्या किया जाता है, कोडॉन एंटी कोडॉन की मैचिंग होती है। इन दोनों की मैचिंग होने के बाद ये अमीनो एसिड ट्रांसफर किया जाता है। अभी वो समझ में नहीं आएगा, अभी आपको लार्जर सब यूनिट जब मैं लगाऊंगा उसके बाद जब मैकेनिज्म समझाऊंगा तब वो चीज समझ में आएगी। तो बस आप ये समझ लीजिए कि अमीनो एसिड को लेके ये टीआरएनए अब यहाँ पे एंटर कर चुका है। अब ट्रांसलेशन शुरू होने हो गया है। इनफैक्ट अब जो है मेन मैकेनिज्म, जब अमीनो एसिड कैसे इंट्रोड्यूस होंगे उसकी बात होनी है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो राइबोसोमल एमआरएनए कॉम्प्लेक्स था स्मॉल, उसके साथ टीआरएनए और बाइंड करेगा। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एमआरएनए, जो सबसे पहला अमीनो एसिड आता है एयूजी, सबसे पहला स्टार्ट कोडॉन हमेशा जो लगा होगा, सबसे पहला कोडॉन वो एयूजी होता है। और एयूजी कोड्स फॉर मिथियोनिन, मिथियोनिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट एंड फॉर्माइल मिथियोनिन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट के लिए फॉर्माइल मिथियोनिन होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहां पे देखिए ये जो 30S और 40S, मतलब 40S मैंने यूकैरियोटिन को दोनों को पैरेलल ले लिया है। अगर बुक में देखेंगे तो आप वो उन्होंने प्रोकैरियोटिक को बताया तो उन्होंने केवल छोटी सब यूनिट को लेके एक्सप्लेन कर दिया, मैंने दोनों सब यूनिट को पैरेलली लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो 30S 40S सब यूनिट है और ये जो एमआरएनए कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा कौन, टीआरएनए। ठीक है, इसके साथ टीआरएनए बाइंड करेगा। और टीआरएनए कौन सा वाला, जो मिथियोनिन लेके आएगा यूकैरियोट के केस में, और फॉर्माइल मिथियोनिन लेके आएगा किस केस में, प्रोकैरियोट के केस में। और ये बाइंड करने के बाद हमारा एक फाइनली कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं आपका 30S 40S राइबोसोमल स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट प्लस एमआरएनए प्लस टीआरएनए, टीआरएनए मेथियोनिन फॉर्माइल मेथियोनिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, मतलब ये तैयार हुआ है, अभी तक इतना हुआ है, अभी भी लार्जर सब यूनिट आनी बाकी है। तो अब आएगी फाइनली हमारी लार्जर सब यूनिट डीएनए इसकी राइबोसोम की। ठीक है, और लार्जर सब यूनिट आके यहाँ पे बाइंड करेगी। अब लार्जर सब यूनिट के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यूकैरियोट हैं, यूकैरियोट के लिए लार्जर सब यूनिट होती है 60S और प्रोकैरियोट के लिए जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होती है 50S। तो 50S 60S मैं दोनों को पैरेलली लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पे जब मैं 30 और 40 दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को साथ में लेके चल रहा हूं, तो यहां पे इसको भी लार्जर सब यूनिट को भी 60 और 50 लिखूंगा एक साथ। तो ये तो हो गई आपकी नीचे वाली जो यूनिट हो गई, ये तो हो गई 30S प्रोकैरियोट वाली और 40S यूकैरियोट के लिए। इसी तरीके से अब क्या होगा, फाइनली यहां पे लार्जर सब यूनिट और आके बाइंड करेगी। ये लार्जर सब यूनिट आ गई। ठीक है, लार्जर सब यूनिट कौन सी होगी, यूकैरियोट के लिए तो होगी 60S और प्रोकैरियोट के लिए होगी कौन सी, 50S। 50S 60S सब यूनिट होगी किसकी, ये लार्जर सब यूनिट की। ठीक है, अब ये आपका फाइनल एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है किसका, ट्रांसलेशन के लिए। ये पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, अब होना है ट्रांसलेशन। ठीक है, अब उसको ट्रांसलेशन को समझने से पहले इसकी बड़ी सब यूनिट की एक छोटी सी खास बात और बता दूं। देखिए यहां पे क्या होता है कि ये जो लार्जर सब यूनिट है हमारी, ये जो लार्जर सब यूनिट मैंने आपको बताई, इस लार्जर सब यूनिट में 3 साइट होती हैं बेटा, इनको ध्यान रखिएगा। ये 3 साइट होती हैं, एक को कहते हैं हम लोग ए साइट, एक को कहते हैं हम लोग पी साइट और एक को कहते हैं हम लोग ई साइट। एक को कहते हैं ई साइट, पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। ए का मतलब है अमीनो एसाइल, ए का मतलब है अमीनो एसाइल साइट
और P का मतलब है पेप्टाइडिल साइट, और E का मतलब है एग्जिट साइट। ठीक है, मतलब जो चार्ज टीआरएनए है, वो एंटर करता है ए साइट से, आके बैठता है पी साइट पे, और जब यहां पे कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग हो जाती है और एमिनो एसिड को पी साइट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बाद अनचार्ज होने के बाद, अभी बताऊंगा इसको डायग्रामेटिकली, अभी समझाऊंगा, अनचार्ज होने के बाद वो जो टीआरएनए है वो एग्जिट साइट से बाहर चला जाता है। देखो एंटर करा कहां से, ए साइट से, बैठा किसके ऊपर, पी साइट के ऊपर, और अमीनो एसिड को कहां पे ट्रांसफर किया, पी साइट के ऊपर। यहां पे अभी एक एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, उसका रोल समझ में आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग एक एक स्टेप की। देखिए वहां पे तो मैंने उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने बता दिया था, अब मैं डायग्रामेटिकली उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो मैंने बताया था आपको, क्या, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा स्टेप बताया था मैंने आपको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, वो तो मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले अमीनो एसिड के साथ एटीपी को बाइंड किया गया, फिर उस अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो उसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह दिया था। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं जिसे मैं बोल रहा हूं इनिशिएशन, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो इनिशिएशन समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां पे क्या होगा कि ये एक एमआरएनए आपके सामने मैं बना रहा हूं, यहां पे 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम। आप कोडॉन्स में रेंडमली में सबसे पहला देखो, रेंडमली नहीं लिया जा सकता, सबसे पहला कोडॉन तो हमारा भाई स्टार्ट कोडॉन होगा ही होगा, AUG। उसके बाद कोई भी आप रेंडमली आप ले सकते हो। ठीक है, आप रेंडमली ले सकते हो कोई भी, मैंने जैसे ये ले लिए, और लास्ट में मैं ले रहा हूं आपका स्टॉप कोडॉन। ये 3 स्टॉप कोडॉन लगा दे रहा हूं, तीनों में से कोई भी एक मौजूद हो सकता है। यहाँ पे इन तीनों में से एक होगा, या तो UAA या UAG और या UGA, इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पे मौजूद हो सकता है। और स्टार्ट में हमेशा ये स्टार्ट कोडॉन होगा ही होगा, स्टार्ट कोडॉन हमेशा होगा ही होगा, और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होंगे ही होंगे चेन के एंड पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा आप समझिएगा आप, यहां पे क्या होगा, जो राइबोसोम की सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये स्मॉलर सब यूनिट यहां पे आके बाइंड करेगी। स्मॉलर सब यूनिट हमारी कौन सी थी, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट के लिए तो होती है 30S स्मॉलर सब यूनिट, और यूकैरियोट के लिए 40S, ये स्मॉलर सब यूनिट आके बाइंड कर जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टीआरएनए है वो टीआरएनए आके यहाँ पे बाइंड करेगा इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे टीआरएनए को बना दे रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ पे ये एक टीआरएनए आया, ये टीआरएनए है। अब टीआरएनए के जो एंटीकोडॉन लूप है ये वाला, ये इसे मैं क्या कह रहा हूँ, एंटीकोडॉन लूप। अब इस एंटीकोडॉन लूप में हमारा क्या होगा, ये जो कोडॉन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जैसे यहाँ पे AUG मौजूद है तो A की कॉम्प्लीमेंट्री U के कॉम्प्लीमेंट्री A, G के कॉम्प्लीमेंट्री C मौजूद होता है यहाँ पे। और ऊपर ये क्या लेके आ रहा है, देखो AUG के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मेथियोनिन होता है। किसके लिए, यूकैरियोट के लिए, और प्रोकैरियोट के लिए फॉर्माइल मेथियोनिन। तो यहाँ पे ये मेथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन कैरी करके ला रहा है। ठीक है, इस एंड पे कौन सी, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। देखिए टीआरएनए को हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये देखिए जो कोडॉन्स हैं, मतलब ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए और ये जो अमीनो एसिड है इनके बीच में इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो जैसे आप लोग घर में क्या करते हो, अडेप्टर लगाते हो नहीं लगाते हो, मीन्स अडेप्टर का काम क्या होता है, जैसे मेन जो स्विच बोर्ड है उससे आप जब जोड़ते हो किसी भी डिवाइस को, तो बीच में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अडेप्टर यूज कर लेते हैं। तो अडेप्टर का काम क्या होता है, मेन स्विच बोर्ड को और उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बीच में कनेक्ट करने का काम।
अडेप्टर करता है। तो ऐसे ही ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है ये अमीनो एसिड और एमआरएनए को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा जब ये आके बाइंड कर गया, अब आती है हमारी राइबोसोम की सबसे लार्जर सब यूनिट। सबसे लार्जर सब यूनिट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये लार्जर सब यूनिट आ गई। और मैंने आपको बताया था कि जो लार्जर सब यूनिट होती है उसमें 3 साइट होती हैं, एक ए साइट होती है, दूसरी हमारी पी साइट होती है और तीसरी वाली ई साइट होती है। कौन कौन सी, मैं नाम लिख दे रहा हूं उनके। सबसे पहले वाली साइट जो थी उसे मैं कह रहा हूं ए साइट, दैट इज नोन एज ए साइट। और जो दूसरी वाली है उसे कह रहा हूं पी साइट। दिस वन इज ए साइट, दिस वन इज पी साइट और पेप्टाइडल साइट, एंड दिस वन इज ए साइट और ई साइट और एग्जिट साइट। ठीक है, ये हमारी 3 साइट हो चुकी हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले वाले टीआरएनए को छोड़ के बाकी जितने भी टीआरएनए हैं वो ए साइट से एंटर करेंगे, पी साइट पे आके बैठेंगे, कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग होगी, कोडॉन एंटी कोडॉन मैच कर जाते हैं, इस पी साइट के ऊपर इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये यहाँ से अनचार्ज होके एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा। लेकिन पहले वाले के लिए क्या होगा आप समझिएगा ध्यान से। पहले वाले के लिए ऐसे काम होगा, क्या होगा यहाँ पे कि ये जो कोडॉन है ये वाला, और ये जो एंटी कोडॉन है, इन दोनों की मैचिंग होगी। और अगर कोडॉन एंटी कोडॉन दोनों साथ में मैच कर जाते हैं, कोडॉन और एंटी कोडॉन साथ में मैच कर जाते हैं, तो ये जो मेथियोनिन यूकैरियोट के लिए और फॉर्माइल मेथियोनिन प्रोकैरियोट के लिए, मैं पैरेलली लेके चल रहा हूं। और लार्जर सब यूनिट यूकैरियोट के लिए कौन सी थी 60s और प्रोकैरियोट के लिए कौन सी थी 50s। अगर ये कोडॉन एंटी कोडॉन की आपस में मैचिंग हो जाती है तो ये जो अमीनो एसिड था इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा यहाँ पे पी साइट के ऊपर। किसके ऊपर, पी साइट के ऊपर, पेप्टाइडल आपके साइट के ऊपर। और यहाँ पे एक एंजाइम है जो इस काम को करवाएगा, इस अमीनो एसिड को पेप्टाइडल साइट के पी साइट के ऊपर ट्रांसफर कराएगा। उस एंजाइम का नाम होता है बेटा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। दैट एंजाइम इज नोन एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो इसको पेप्टाइड बॉन्ड बनवा के यहाँ पे कर देगा। अब देखिए इसके ऊपर से ये मेथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन अब हट चुका है, मतलब ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। इट इज ट्रांसफर टू हियर नाउ। ठीक है, ये यहाँ पे अब ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। इट इज ट्रांसफर्ड टू द पी साइट नाउ। और मैं पी साइट के अंदर लिख दे रहा हूँ अब ये कौन से हो गए, मेथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन, जो कभी अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे लगे होते थे। अब देखो इसके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड नहीं बचा। किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर। ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल आया है इसके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड अब यहाँ पे नहीं बचा। तो अब ये अनचार्ज हो चुका है और अनचार्ज होने के बाद ये एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा। ये एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा। तो पहला अमीनो एसिड जो भी चेन में इंट्रोड्यूस होगा, जो भी पहला अमीनो एसिड चेन में इंट्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, मेथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन। तो अब यहां से जो टीआरएनए था ये अनचार्ज होके बाहर चला गया। ठीक है, ये जो मेथियोनिन फॉर्माइल मेथियोनिन पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करा के इस पी साइट पे लग गए। ठीक है, ये वाली जो साइट थी ये कौन सी है, पी साइट, इसके ऊपर लग चुके हैं। अब क्या होता है, अब मैं बात करता हूं दूसरे स्टेप की जिसे मैं कहता हूं इलोंगेशन। इट इज नोन एज व्हाट, इलोंगेशन। तो पहला तो ये काम हुआ इनिशिएशन का, ये फर्स्ट स्टेप था कौन सा, इनिशिएशन का। अब मैं इलोंगेशन समझा रहा हूं आपको। देखिए इलोंगेशन समझने के लिए आपको फिर से इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे सामने बना रहा हूँ। ठीक है, इलोंगेशन मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको और इसको पूरा फिर से बनाऊंगा। देखिए समझिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये है AUG सीक्वेंस, ये है UUU सीक्वेंस, ये है UGC सीक्वेंस और ये हो गया AUC, CUA और UAA। और तीनों स्टॉप कोडॉन्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
यहाँ पे तीनों स्टॉप कोडॉन्स को लिख दे रहा हूँ। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 5 प्राइम एंड हो गया। तो जो ये राइबोसोमल असेंबली थी कौन कौन सी, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक अमीनो एसिड यहाँ पे ऊपर लग चुका है, ऊपर यहाँ पे आ चुका है पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन। अब क्या होगा, देखिए ये वाला कंप्लीट हो चुका है ना। अब ये दोनों जो राइबोसोमल सब यूनिट है ये आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अब आ जाएगी ये किसके ऊपर, दूसरे वाले यू, दूसरा जो कोडॉन है इसके ऊपर आ जाएगा ये। अब ये किस तरीके से आएगा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये राइबोसोमल असेंबलीज पहुंच चुकी हैं किसके ऊपर, इस वाले के ऊपर। और राइबोसोम जो मूवमेंट करते हैं ना, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस इन विच द राइबोसोम्स मूव अलोंग द mRNA इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलोकेशन। इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, जो राइबोसोम मूव करते हैं क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन करना ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी कौन सी, लार्जर सब यूनिट, और नीचे बना रहा हूं मैं आपकी स्मॉलर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी साइट्स बनी हुई हैं कौन कौन सी, ये एग्जिट साइट बना दे रहा हूँ, ये मैं आपकी पेप्टाइडल साइट बना दे रहा हूँ, और ये अमीनो एसिड साइट बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों साइट बना दी मैंने। अब क्या होता है, अब आएगा फिर से एक टीआरएनए, आएगा। अब ये जो टीआरएनए है ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री लेके आएगा, यू के कॉम्प्लीमेंट्री जो है एंटीकोडॉन लेके आएगा। ये आ गए आपके ए, ठीक है। ये आपके क्या इस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स हैं। और देखिए ये यू कोड करता है किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए। तो यहाँ पे होगा फिनाइल एलेनिन। तो ये अब क्या होगा, एंटर करेगा किससे, ए साइट से। और देखिए चूंकि यहाँ पे पहला हमारा अमीनो एसिड लगा हुआ है, ये यहाँ पे मौजूद है क्या, मेथियोनिन और फॉर्माइल मेथियोनिन, किसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए, और ये यूकैरियोट के लिए, ये यहाँ पे लग गया। अब क्या होता है, ये आके इस साइट पे फिर से बैठेगा, यहाँ पे ये कोडॉन एंटीकोडॉन की मैचिंग होगी। कोडॉन एंटीकोडॉन देखिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जो इसके ऊपर अमीनो एसिड था यहाँ पे क्या, फिनाइल एलेनिन, अब इसको फिर इसके पास यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ट्रांसफर करा जाएगा किस एंजाइम की मदद से, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की मदद से। फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्या, आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जिसकी मदद से ये ट्रांसफर होगा। और अब मैं दूसरा जो अमीनो एसिड है उसे मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूं, ये लग गया है फिनाइल एलेनिन, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लग गया, और ये किसने करवाया, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने करवाया, ठीक है। अब यहां से फिनाइल एलेनिन ट्रांसफर हो गया है किसके ऊपर, आपका जो पहला हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे मौजूद था उसके साथ अब इसने चेन इलोंगेट कर दिया। मतलब नाम से पता चल रहा है कौन सा स्टेप है, इलोंगेशन में मतलब क्या होगा, इलोंगेट करेगी, ये जो चेन है अमीनो एसिड की ये इलोंगेट करेगी। और अब ये जो टीआरएनए था अनचार्ज होके इस एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा। ये एग्जिट साइट है ना, ई साइट मतलब एग्जिट साइट, ए साइट से एंटर करेगा, पी साइट पे बैठेगा और एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा। अब इसी तरीके से ये मूव करके आएंगी इसके ऊपर, ठीक है। ये दोनों यूनिट यहाँ पे पहुंच जाएंगी, ठीक है। फिर से एक टीआरएनए आएगा, फिर से बैठेगा, फिर से कोडॉन एंटीकोडॉन मैचिंग होगी, फिर से आपका एक अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज फिर से उसको ट्रांसफर कर देगा इसकी चेन में। फिर इसी तरीके से ये एयूसी के ऊपर पहुंचेगा, फिर से ये यहाँ पे एक अमीनो एसिड आपका आके लग जाएगा। इसी तरीके से सीयूए के ऊपर आएगा, फिर एक अमीनो एसिड यहाँ पे लग जाएगा। मतलब ये चेन जो है इलोंगेट होती चली जाएगी किसकी, अमीनो एसिड की। क्लियर हो रही है बात। और देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा सही टीआरएनए यहाँ पे आएगा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो आपका टीआरएनए है वो गलत भी आ जाता है। और टीआरएनए जब गलत आ जाएगा यहाँ पे, एंटीकोडॉन कोडॉन मैचिंग नहीं होती, तो वो चुपचाप बाहर निकल जाता है एग्जिट साइट से। वो यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड को रिलीज नहीं करता, किसी भी अमीनो एसिड को रिलीज वो यहाँ पे नहीं करेगा। और
यहां पे फाइनली जब ये अमीनो एसिड की चेन या एक पॉलीपेप्टाइड तैयार हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये अमीनो एसिड पहुंच जाएंगे, ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है ये ट्रांसलोकेट करते 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 स्टॉप कोडॉन के ऊपर पहुंच जाएंगी, और जहां स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेंगी तो वहां पे तीसरा प्रोसेस हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। अब देखिएगा टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, अब देखिएगा टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है। टर्मिनेशन में है हमारे क्या, स्टॉप कोडॉन। क्या है, स्टॉप कोडॉन। अब एक चीज है कि जो हमारा स्टॉप कोडॉन है उसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं बना हुआ, मतलब हमारे जो टीआरएनए हैं वो भी 61 टाइप के ही होते हैं। मतलब अगर 61 कोडॉन मैंने अभी आपको बताए थे जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, उतने ही हमारे आपके क्या होते हैं, टीआरएनए मौजूद होते हैं, उतने ही टाइप के टीआरएनए मौजूद हैं। लेकिन जो 3 कोडॉन बचे हुए स्टॉप कोडॉन है, इन स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए मौजूद नहीं होता। देयर इज नो टीआरएनए विच इज प्रेजेंट फॉर दिस स्टॉप कोडॉन। और जब इनके लिए कोई भी टीआरएनए मौजूद नहीं है, राइबोसोमल सब यूनिट यहां पे पहुंची, तो क्या होगा, कुछ रिलीज फैक्टर आएंगे इस प्रोसेस को टर्मिनेट करवाने के लिए। अब इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन राइबोसोमल सब यूनिट्स को यहां पे पहुंचा दे रहा हूं। ठीक है, दोबारा मैं नहीं बना रहा, मैं टर्मिनेशन यहीं पे समझा दे रहा हूं आपको। यहां पे क्या हुआ, राइबोसोम की सारी सब यूनिट यहां पे पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये राइबोसोम की सब यूनिट हैं, ये यहां पे पहुंच चुकी हैं। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से बात को। ये राइबोसोम की सब यूनिट स्टॉप कोडॉन है, ये इसके ऊपर पहुंच गई, ये यहां पे पहुंच गई। ठीक है, और यहां पे पहुंचने के बाद ये एक मैं पॉलीपेप्टाइड की चेन जो बनी हुई है उसको बना दे रहा हूं, उसको मैं बना दे रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है, मतलब अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। और अब यहां पे ये हमारा क्या है, स्टॉप कोडॉन है। अब स्टॉप कोडॉन है, यहां पे स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे रिलीज फैक्टर आ जाएंगे। मतलब अब क्या होगा कि ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं राइबोसोमल की, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और ये जो बिल्कुल नई पॉलीपेप्टाइड की जो चेन बनी है ये भी यहां से अलग हो जाएगी। तो यहां पे होंगे अब आपके क्या, रिलीज फैक्टर्स। रिलीज फैक्टर्स टर्मिनेट करवाने के लिए आएंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग रिलीज फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में एक ERF नाम का, ERF1 नाम का रिलीज फैक्टर होता है। ई का मतलब है यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर, ERF यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1, जो यहां पे इन दोनों सब यूनिट्स को रिलीज करवाएगा। बाकी सारा प्रोसेस दोनों में सेम चल रहा होगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट के लिए जो रिलीज फैक्टर आएंगे वो होंगे रिलीज फैक्टर 1 एंड 2, रिलीज फैक्टर 1 एंड 2 जो प्रोकैरियोट के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो रिलीज फैक्टर हैं ये दोनों के लिए अलग अलग होंगे, और राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो अब यहां से डिसोसिएट हो जाएंगी। मींस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि द राइबोसोमल सब यूनिट स्मॉल एंड लार्जर सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगी। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड ये जो चेन थी हमारी किसकी, इस प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड की, वो भी अब यहां से अलग हो जाएगी, वो भी अब यहां से आपकी डिसोसिएट हो जाएगी। और डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। डिसोसिएट करने के बाद ये एक फुली फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, इसका अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाएगा।
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करने के बाद ये गोल्जाई में पहुंचेगी। गोल्जाई में इसको पैक एंड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट करने के पैकेजिंग करने के बाद ट्रांसपोर्ट उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेज देंगे। उसकी रिक्वायरमेंट सिक्रीटरी प्रोटीन है, कोई एंजाइम बनाना है, कोई हार्मोन बनाना है तो वो बाहर चली जाएगी। उसको किसी सेल ऑर्गेनेल में जाना है तो उस सेल ऑर्गेनेल में पहुंच जाएगी। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली अपने फंक्शन के हिसाब से वो आगे भेज दी जाएगी। ठीक है, अब जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फाइनली ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगी, मतलब ये दोनों सब यूनिट बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, छोटी वाली अलग, बड़ी वाली अलग, और ये जो आपका ये जो नेसेंट हमारा बन के आया प्रोटीन ये अलग हो गई। ठीक है, इस तरीके से सब अलग अलग हो जाएगा और हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारा मैकेनिज्म था ट्रांसलेशन के अंदर एंड आई होप आपको इसमें कोई समस्या या परेशानी नहीं आई हो। अगर किसी भी स्टेप में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।